हाँ तो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका और भाग हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। जो बाकी शेष भाग रह गया उसको हम इस वीडियो में पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी कि जो हमारा अतीत है, बीता हुआ कल, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। अतीत का अर्थ होता है जो बीत जाए समय, उसे हम अतीत कहते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो बीता हुआ हमारा समय है, इसकी जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें को ढूंढना और पढ़ना, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसको ढूंढना और उसे पढ़ने से प्राचीन सभ्यता या प्राचीन काल की बहुत सारी जानकारियाँ हमको प्राप्त होती है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, यानी कि जो पुरानी पुस्तकें थी उस समय प्रिंटिंग प्रेस का उतना व्यवस्था नहीं था और जितने भी पुराने पुस्तकें थी वो सब पांडुलिपि द्वारा लिखी गई है, यानी कि जो हाथ से लिपि लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता है। और ये पांडुलिपि या भोजपत्र एवं ताड़ के पत्र पर लिखी होती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकाला है, यानी कि जो पांडुलिपि है उसका अंग्रेजी शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलने वाला या हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। ताड़ के पत्ते पर और बुर्ज नामक एक पेड़ होती थी जिसके छाल पर ये लिखी जाती थी, और इसके कारण इसमें दीमक लग गया है और बहुत सारे पुस्तकें खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। फिर भी अभी भी बहुत सारा अवशेष हमें प्राप्त है प्राचीन काल को जानकारी प्राप्त करने के लिए। यानी कि जो आप ये पांडुलिपि देख रहे हैं लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और ये ताड़पत्र पर लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज की पेड़ छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी कि आप जो देख रहे हैं यह बुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो पन्ना बना हुआ है उस पर ये लिखी हुई पांडुलिपि है, और ये लिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी और ताड़ के पत्तों को ठीक अलग अलग आकार में काटकर और उस पर पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी और उसको एक किताब के रूप में बांधकर और बनाया जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। देखिए होता है क्या, अभी जो हमारा किताब हैं, जो बुक हैं, वे सब आधुनिक पेपर से बने हुए हैं, और जो पुराने ज़माने के जो पांडुलिपियाँ की पुस्तकें थी वो सब ताड़पत्र और भोज पत्र पर बनी होती थी। इसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़ों ने उसे खाकर नष्ट कर दिया है और उसके साक्ष्य बहुत ही कम हमें प्राप्त होते हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते हैं। अभी भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं जो मंदिरों और विहारों होता क्या है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके मठ को, उनके मंदिर को हम विहार कहते हैं, और इसी के नाम पर हमारा बिहार राज्य है, इसका नाम बिहार पड़ा है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि जो पुरानी पांडुलिपियाँ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं जो मंदिरों और विहारों में मिलते हैं, उसमें आज भी बहुत सारे लिखित औषधि के बारे में, उसके बाद में विज्ञान के बारे में, राजाओं को जीवन के बारे में, राजाओं की शासन काल के बारे में लिखा हुआ हमें
मिलता है, उससे बहुत सारी जानकारियाँ हमें अतीत के बारे में प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई है, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी कि जो प्राकृतिक भाषा है उसका प्रयोग आम लोग भी करते थे, और जो संस्कृत भाषा है उसका जो संस्कृत के ज्ञाता हैं वही उनका प्रयोग करते थे, और जो प्राकृतिक भाषा है वो सब आम लोगों की भाषा है। तो अधिकांश प्राकृतिक भाषा में ही लिखी हुई पांडुलिपियाँ मिलती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख होता क्या है? जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा थे वो अपने शासन को लागू करने के लिए या कोई भी राज्य में अपने नए आदेश देते थे, वह एक पत्थर के चट्टान पे वह एक अभिलेख लिखते और अपने राज्य में लगवा देते, जिससे उनकी जो प्रजा थी और उनके राज्य में रहने वाले लोग थे उस अभिलेख को पढ़ते, और जो अभिलेख उस चट्टान पे लिखा होता उसका वो पालन करते थे, वह राजा का आदेश समझते। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि जो लेख होते हैं वो अधिकांश धातु या पत्थर के चट्टानों पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। देखिए होता क्या था, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आदेश को पालन करने के लिए एक शिला पर अपना आदेश को लिखवाते, अपने राज्य में लगा देते, और उस शिला को उनके राज्य के जो भी प्रजा होते वो देखते, उस पर पढ़ते कि क्या लिखा हुआ है, उसका पालन करते, और वह राजा का आदेश मानकर उस पर अमल करते ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। राजा एवं रानियों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे संपन्न लोग होते हैं राज्य में या थे जो अपने कार्य को, अपने प्रशंसा को चट्टानों पर लिखवाते और उसे अपने राज्य में लगवाते, या कोई भी अच्छा काम करते तो उसको एक पत्थर के चट्टान पर उत्कीर्ण करवाते और अपने राज्य में लगा देते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि जो राजा होते थे वह कहीं भी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते और जो उनकी लड़ाई में कॉस्ट लगती, यानी कि जो खर्चा लगता, उसका लेखा जोखा रखने के लिए भी क्या करते, एक शिलान्यास करवाते और उसमें उसको उत्कीर्ण करवाते और अपने राज्य में लगाते। यह एक आप पुराना अभिलेख देख सकते हैं, लगभग 22,050 वर्ष पुरानी यह अभिलेख। यह आप एक अभिलेख देख सकते हैं। 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो आप यह अभिलेख देख रहे हैं 2250 वर्ष पहले की है, यह वर्तमान के गांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासन के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि जो यह आप अभिलेख देख रहे हैं, ये जो एक बहुत ही बड़े शासक थे सम्राट अशोक, उसके आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी भी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम वह भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा रायमेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं से लिखी हुई है। यानी कि जो आपका ये जो शिलालेख है, यानी कि ये जो अभिलेख है, ये आपको 2 भाषा से लिखी हुई है, एक तो यूनानी और एक रायमेइक।
भाषा से लिखी हुई है और ये अशोक ने लिखवाया था। और राजा अशोक के बारे में हम आपको हिस्ट्री के 7वें नंबर चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ होते हैं? क्या आप बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, हम बता सकते हैं कि क्या फ़ायदा होते हैं। जो कठोर वस्तुएं होती हैं जैसे पत्थर या किसी धातु की बनी हुई वस्तुएं, वो जल्दी से नष्ट नहीं होती और वो कई वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे आज भी हमें पुराने ज़मानों के शिलालेख चट्टानों पे मिलते हैं, ताम्रपत्र पे मिलते हैं, जिससे हम पुरानी ज़माने यानी कि अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं और अतीत की बहुत सारी जानकारियाँ हम उससे इकट्ठा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए, पुरातात्विक होते क्या हैं? जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करें और उसे बताएं कि यह कितनी साल पुरानी है, यह किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, क्या चीज़ का बना हुआ है, उससे हम लोग पुरातात्विक कहते हैं। यानी कि हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि यानी कि जो पुरानी वस्तुओं का रिसर्च करे उन्हें पुरातात्विक हम कहते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, यानी कि जो आप एक पात्र देख रहे हैं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राचीन नगर यानी कि पुराने नगर से यह पात्र प्राप्त हुई है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि जो आप पात्र देख रहे हैं इसका प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व किया जाता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है, जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? पुरानी एक चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाली सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? यानी कि जो हम आज सिक्के का प्रयोग करते हैं इससे यह सिक्का कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाला होते हैं। यानी कि जो पुरातात्विक होते हैं वो क्या करते हैं? पुरानी वस्तुओं पर रिसर्च करते हैं और उनके बारे में हमें जानकारियाँ बताते हैं। और जो ये ऐसी वस्तुएं होते हैं ये जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। जो पुरातात्विक होते हैं वो क्या करते हैं कि चिड़ियाओं, मछलियों और जानवरों की हड्डियाँ ढूंढते हैं ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या खाते थे, कौन कौन सी जानवर, चिड़िया और क्या क्या चीज़ का वो अपना भोजन बनाते थे। इससे उन्हें यह जानने में जो मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। यानी कि जो वनस्पति होते हैं उसके अवशेष बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि वह जल्दी नष्ट हो जाते हैं और जो हड्डियाँ होती है वह जल्दी नष्ट नहीं होती है और उनकी बहुत सारी अवशेष मिलते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जो अन्न होता है या लकड़ी का कोई अवशेष होता है, यदि वह जल जाता है और कोयले के रूप में बन जाता है तो उसकी साक्ष्य हमें बहुत दिनों तक मौजूद मिलती है, यानी कि बहुत दिनों तक मिलती है। और जो बेगर जले यानी कि जो कोयला के रूप में नहीं होते हैं, यदि वैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा या अनाज का दाना ज़मीन पर गिर जाए, वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और सड़कर उसका साक्ष्य ख़त्म हो जाता है और उससे हमें कोई जानकारियाँ नहीं मिलती है क्योंकि उसके अवशेष ही नहीं बचते। क्या पुरातात्विकों को बहुवादा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं क्या पहनते थे
और कैसे कपड़े पहनते थे? क्या उनके अवशेष पुरातात्विदों को मिलते हैं? पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातात्विदों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोतों शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार हैं वह ज्ञान जानकारी के लिए प्रायः स्रोत शब्द का ही प्रयोग करते हैं। स्रोत का अर्थ होता है उससे कुछ जानकारियाँ, कुछ अवशेष मिल जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जो अतीत के बारे में रिसर्च करते हैं और स्रोत प्राप्त करते हैं और स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना लिखना बहुत ही रोचक हो जाता है। मान लीजिए आप कोई साक्ष्य मिला और उस पर कुछ अध्ययन करने के लिए यदि और भी उसमें से कुछ और भी साक्ष्य आपको मिल जाए तो आपका मनोबल और बढ़ जाएगा और उस पर आप रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा और भी उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनरावृत्ति करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो पुरातात्विद है या इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जो पुरानी साक्ष्य मिलती है उनको समझिए कि एक जासूस का काम करती है। जैसे किसी का जासूसी कोई आदमी करता है चुपके, इसी तरीके से यदि पुरानी वस्तुएं कोई मिल जाए तो समझ लीजिए वह पुराने ज़माने के बारे में जासूसी कर रहा है। किसके लिए? जो इतिहासकार हैं उनके लिए। वो उनको जानकारी दे रहा है पुराने ज़माने की या अतीत की जानकारी दे रहा है पुरातात्विदों को या इतिहासकारों को। अतीत ये क्या अनेक, आइए हम लोग इसमें जानते हैं। अतीत एक है या कई है, यानी कि जो आपका समय बीत गया है, जो बीता हुआ कल है हम लोग का जो इतिहास है वह एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर अध्ययन किया है? क्या आपने जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं इस पुस्तक का नाम है या इस पुस्तक का शीर्षक है हमारे अतीत, क्या आपने इस पर अध्ययन किया है? हाँ, यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। यानी कि जो अतीत शब्द है उसका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में करते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग, यानी कि जो अतीत के अलग अलग लोग थे उनका समूह का भी मान्य अलग अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं के जीवन, रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न। कहा जाता है कि जैसे जो पशुपालक थे उनका जीवन कृषकों के जीवन से बहुत अलग था और जो राजा थे उनका जीवन प्रजा के जीवन से बहुत भिन्न था और जो शिल्पकार थे उनका जीवन व्यापारियों के जीवन से बहुत भिन्न था, यानी कि अलग था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबका जीवन समाप्त है। वो आधुनिक ज़माने में भी, यानी कि इस ज़माने में भी हम यह कह सकते हैं कि सबका जीवन एक जैसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास अधिक सुख सुविधा है वह अपना जीवन जीने का तरीका कुछ अलग ही है। उसका जीवन जीने का तरीका कुछ अलग ही है, वह कुछ अलग ही अंदाज में अपना जीवन जीता है। और जिसके पास ये सारी सुख सुविधा मौजूद नहीं है वह अपना जीवन कुछ अलग ही तरीके से जीता है, वह अपना भोजन कुछ अलग ही तरीके से करता है। ठीक इसी प्रकार पुराने जीवन में भी, प्राचीन काल में भी जो पुराने लोग थे उनका जीवन सबका एक जैसा था, तो हम ये कह सकते हैं नहीं, क्योंकि सबके पास तो तमाम सुविधा नहीं होगी जो सब अपना जीवन एक जैसा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापार और
रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर ही करते हैं, शिकार कर ही करते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि जो अंडमान द्वीप है वहाँ के जो अधिकांश जनजातियाँ हैं वो मछली पकड़कर ही अपना भोजन करती है, वह शिकार कर ही अपना भोजन करती है। आज आप ये भी देख सकते जो शहर के लोग हैं उनका अधिकांश जीवन व्यापारों नौकरियों पर ही आश्रित है, और जो देहात के लोग हैं जो देहात की तरफ बिलोंग करते हैं उनका जीवन कृषि पर ही आधारित है। उनको अपना भोजन के लिए स्वयं उत्पाद कर लेते हैं, जैसे अन्न सब्जियां वगैरह वह सब खेत से उत्पाद कर लेते हैं। और जो शहर के लोग हैं वहाँ पे इतनी भूमि नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वह अपना उत्पाद करें, और वह किसानों पर ही निर्भर होते हैं, और किसान उन पर निर्भर होते हैं क्योंकि वह जॉब करते हैं, उनके पास पैसा है, वो अन्न खरीदते हैं किसानों से। किसान पैसा के लिए उन पर आश्रित है और वो किसान पे अन्न के लिए आश्रित हैं। विपरीत शहरों में लगने वाले खाद्य पदार्थ। तिथियों का मतलब क्या होता है, यानी कि जो तारीख हम लोग देखते हैं, डेट देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछ दे तो तुम शायद उस दिन तारीख माह वर्ष की 2000 यानी कि इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से शुरू किया जाता है। यानी कि कोई भी हम लोग डेट तारीख बताते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। हम जैसे ये वीडियो आज शूट कर रहे हैं तो आज 31/3/2025 है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होकर आज इतनी तारीख हुई होगी। ठीक इसी तरीके से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ईसा मसीह के जन्म से ही तारीखें, डेट, ये सब की शुरुआत हुई। और जो हम लोग डेट और तारीख फॉलो करते हैं एक ग्रेगोरियन कैलेंडर से फॉलो करते हैं। इसके बारे में जो कैलेंडर है, जो डेट है, तारीख है, ये तिथियाँ हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना आप नहीं भूलें, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इससे आपको इस तिथिया के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। शक संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, और हिजरी कैलेंडर क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो यह चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, और इसका जो प्रश्न रह गया है और इसका जो प्रश्न उत्तर रह गया है वो हम अगले वीडियो में कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।